आज की कहानी निर्दयी। ये क्या बिना घी की दाल, सब्जी का रंग ऐसे जैसे किसी बीमार को खिला रही हो। ना नमक ना तेल मसाला, आखिर क्या कमी रखी है मेरे बेटे ने राशन पानी भरने में, जो तुम ऐसे सड़ा गला खाना बनाकर मुझे बीमार करना चाहती हो। 30 साल होने आए तुझे इस घर की बहू बने, मगर आज तक ढंग का खाना नहीं बना पाई हो। तू ना तो अपने सास ननद ना अपने पति की पसंद बन पाई। तेरी शक्ल देखते ही हमारा दिल खराब हो जाता है। शीला देवी ने अपनी बहू अनीता को फटकारते हुए कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देख प्रमोद जी बोले, अनीता माँ सही कहती है, तुम्हें आज तक समझ में नहीं आया कि उन्हें कैसा खाना पसंद है। वैसे तुमसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि पति को चाय में अदरक इलायची पसंद है। भूल जाने का बहाना बनाती हो, जबकि तुम्हारी कामचोरी है। तुम्हारा मन काम में लगता ही नहीं, बस दिन भर आंसू बहाकर ऐसे जताती हो जैसे हमने तुम्हें घर में कैदी बनाकर रखा हो और बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर में पड़ी रहती हो। अनीता अपने पति और सास की बात सुन चुपचाप थाली उठाकर दोबारा नमक मिर्च बढ़ा दाल में घी डाल दोबारा अपने सास के सामने रख देती है। उनका मानना था सास भी तो माँ समान होती है, अगर कुछ कह भी देती है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। देखा, जब तक फूहड़ बहू को दो बातें ना सुनाओ तब तक ये कोई काम ढंग से नहीं करती। अब देखो, घी पड़ी दाल में नमक मिर्च, सब्जी कितनी सुंदर लग रही है, इसको तो बस मुझे गुस्सा दिलाना होता है, कहते हुए सारा खाना छटपट गई। तभी हैदराबाद से 4 दिन की छुट्टी में आया हुआ अनीता जी का बेटा प्रफुल्ल अपने माँ के साथ रसोई में आ गया और उनके आंसू पोंछता हुआ बोला, माँ जब तुम्हें पता है कि दादी को इतना घी तेल मसाला नहीं देना है तो तुम बोलती क्यों नहीं कि उनकी सेहत के लिए गलत है। और तो और तुम सबके लिए ही ऐसी ही खाना बनाती हो, खुद भी ऐसा ही बिना नमक मिर्च का खाना खाती हो, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि घर में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। हर गलत बात पर तुम्हारी चुप्पी मुझे आज तक समझ में नहीं आई माँ, प्रफुल्ल ने दुखी मन से कहा। प्रफुल्ल भी अपने माँ के हालातों से बहुत दुखी था। वह चाहता था माँ को हर सुख मिले, दादी पापा के तानों से मुक्ति मिले, मगर कैसे नहीं जानता था। तब हर बार की तरह अनीता जी बोली, बेटा औरतों की चुप्पी से ही घर बसते हैं, क्या हुआ जो मेरे बड़ों ने मुझे 4 बातें सुना दी, कहीं ना कहीं मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, जबकि वो अच्छे से जानती है इस तरह की तिरस्कार में उनकी कोई भलाई नहीं। अनीता जी जब ब्याह कर आई थी, बड़े सपने और अरमानों के साथ उन्होंने अपने पति के साथ ससुराल में कदम रखा था। सोचा था अपने गुणों और सूझबूझ से इस परिवार को अपना बना लेंगे। हर कला में कौशल थी, चाहे वो पाक कला हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई, सभी में बेहद निपुण थी। माता पिता को गर्व से कहते थे, हमारी बिटिया जिस घर की बहू बनेगी उस घर में खुशहाली छा जाएगी। यहाँ तक कि वह शीला जी के बेटे प्रमोद से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। प्रमोद ने तो सिर्फ 12वीं पास कर पिता की छोटी सी कपड़े की दुकान संभालना शुरू कर दिया, पर अनीता जी ने वास्तव की डिग्री ले रखी थी। शायद यही बात सास शीला जी को पसंद नहीं थी। उनका सोचना था अगर बहू बेटे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो कहीं बेटे को कब्जे में ना ले ले और इस बात को लेकर नीचा दिखाए जाए कि उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, कल को नौकरी भी कर सकती है। फिर क्या था, जिस दिन से अनीता जी ने घर में कदम रखा, शीला जी ने कदम कदम पर उनके हर काम पर उंगली उठाना, हर बात पर मीन मेख निकालना शुरू कर दिया। वे कितना भी अच्छा खाना बना कर लाती, एब निकाल कर थाली फेंक देती थीं। सिलाई कढ़ाई बुनाई का गुड़ तो जैसे बक्से में ताला डाल कर कहीं छुपा दिया। हर छोटी बड़ी बात पर उन्हें नीचा दिखाना, कभी घर के मामलों में उनको शामिल न करना, पाई पाई के लिए उन्हें मोहताज कर देना। बस उनकी सास ने उनके साथ यही किया।
जिसमें उनके बेटे प्रमोद जी ने भी उनका पूरा साथ दिया। आखिर वे श्रवण कुमार जो थे उन्होंने यह बात अपने मायके में भी नहीं बताई, क्योंकि माँ की शिक्षा थी, अब ससुराल ही तेरा घर है और अगर वो तुझे कुछ कोई बात बोल भी देते हैं तो चुप सुन लेना। हम औरतों की चुप्पी से ही घर बसते हैं बेटा। शादी के 1 साल बाद जब प्रफुल्ल उनकी गोद में आया तो वो सब कुछ भूलकर अपने बेटे में खो गईं। अब ना तो उन्हें अपनी किसी निपुणता के बारे में याद था, ना ही उन्हें अपने आप को साबित करना था। वो तो बस अपने बच्चे के पालन पोषण में लग गईं। जिन्हें जो कहना था सब कहते रहें। उन्होंने सभी बातें एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दी थी। उनके विरोध ना करने के कारण परिणाम यह हुआ कि उन पर होते मानसिक अत्याचार का पारा चढ़ता ही चला गया। काश उन्होंने पहली बार में ही रोक दिया होता तो आगे इस तरह की नौबत ना आती, मगर क्या करें, उन्होंने खुद हालातों के साथ समझौता कर लिया था। वो तो बस प्रफुल्ल को अच्छी शिक्षा और एक बेहतर इंसान बनाने में जुट गई थी। उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की, सिर्फ उनके बारे में सोचा और अपने बेटे का चरित्र निर्माण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर ये बात भी शीला जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने 10वीं से ही अपने पोते को हॉस्टल में भेज दिया। उन्हें डर था कि कहीं बहू ने पोते को उल्टी पट्टी पढ़ा दी तो कल को ये बच्चा हमारे व्यवहार का विरोध न करने लग जाए। अनीता जी ने बहुत रोका कि कम से कम उसे 12वीं तक तो मेरे साथ रहने दीजिए, मगर किसी ने उनकी एक बात नहीं मानी। आज प्रफुल्ल मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर स्थापित था। इस बात से ही अनीता जी का सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता था। दूसरे दिन माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुन प्रफुल्ल उनके कमरे की तरफ भागा तो देखा माँ जमीन पर अपना हाथ पकड़े रो रही थी। माँ क्या हुआ? ये हाथ कैसे जल गया? कुछ नहीं बेटा, गरम चाय गिर गई थी। उसने अपने पिता की तरफ देखा तो पिता पूरे दम्भ से पलंग पर भौहें टेढ़ी करके बैठे थे। उन्हें अपनी पत्नी के दर्द तरफ से कोई मतलब नहीं था, जबकि सच्चाई ये थी कि चाय में अदरक ना होने के कारण प्रमोद जी ने गर्म चाय का कप गुस्से से उनके हाथ पर फेंक दिया। ये बात प्रफुल्ल को समझते देर न लगी और वो गुस्से से बोला, मुझे सब पता है पापा, आपने जानबूझकर मम्मी के ऊपर चाय फेंकी है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। उनके सामने भी दादी के कहने पर उनके पिता माँ को धकेल देना, बदतमीजी से बोलना, दाल सब्जी खाना फेंक देना, बर्तन पटकना, कभी भी गिलास कटोरी उनके ऊपर फेंक देना, इस तरह के काम करते थे। और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि गर्म चाय फेंकने में उनके पिता को जरा भी देर न लगी। हाँ सही कहा, तो तू क्या कर लेगा? चला जा यहाँ से, 4 दिनों के लिए आया है। हम पति पत्नी के बीच में दखल देने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। दूंगा दखल, इस नर्क में अपनी माँ को अब नहीं रहने दूंगा। चलो माँ, अपना सामान बांधो, तुम्हारा बेटा तुम्हारा यहाँ से ले जाने आया है। अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। बहुत सहन कर लिया तुमने, अब तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीने दूंगा। बोल उनके हाथों की मरहम पट्टी की और उन्हें उठाकर अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी इस औरत को कहीं भी ले जाओ गवार ही रहेगी। इसको आखिर आता ही क्या है? देखना 4 दिन बाद तू भी इसे यहीं छोड़ जाएगा। अहंकार के साथ प्रमोद जी बोले। अनीता जी ने बहुत मना किया, मगर इस बार प्रफुल्ल अपनी बात पर अड़ गया था। उन्हें अपने साथ हैदराबाद ले गया। वहाँ पर उसने अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखा, उन्हें लोगों से मिलने जुलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे अनीता जी ने कई सहेलियाँ बना लीं, कुछ समूह से जुड़ गईं जहाँ पर गरीब लड़कियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता के गुण सिखाए जाते थे। वहीं सिलाई केंद्र में उन्होंने सिलाई सिखाना शुरू किया। इस तरह से उन्हें पता चला कि वो अभी तक अपने साथ कितना गलत कर रही थीं। चुप्पी से घर
भले ही बसते होंगे, लेकिन ना बोलने के घुटने से अपना मनोबल तो घटता है। हम औरत अंदर ही अंदर हर दिन घुटती हैं। इस तरह की शिक्षा उन लड़कियों को देने लगी कि अपने हक के लिए लड़ो, कोई आपके साथ गलत करे चुप नहीं रहना। उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास आ गया। अब वह पहले वाली अनीता जी नहीं रहीं। सब कुछ बेटे की वजह से मुमकिन हो पाया। इधर प्रमोद जी अहंकार में ही रह गए। उन्हें गलतफहमी थी कि उनकी माँ और परिवारजन उनकी जिंदगी है। 6 महीने के अंदर ही उन्हें अनीता जी की अहमियत समझ में आने लगी। घर में खाना वाली कैसा भी खाना बना जाती, कोई उनकी ऊंची आवाज़ सुनने वाला नहीं था। बहनें जिनके लिए अनीता जी को हमेशा लज्जित किया जाता था, आज घर में आना पसंद नहीं करती। कहती, अब हम उस भूत बंगले में आकर क्या करेंगे। शीला देवी ऐसा सदमा सहन नहीं कर पाई, चल बसी। अब अनीता जी और प्रफुल्ल पहुँचे तो प्रमोद जी हाथ जोड़कर अनीता से माफ़ी मांगते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो, मेरी सारी अकड़ निकल चुकी है। मुझे समझ में आ गया है कि तुम गलत नहीं थी, माँ की सोच गलत थी। माँ ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की और मैंने कभी तुम्हारा बचाव नहीं किया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, हमेशा गलत का साथ दिया। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें तुम्हारी जगह दिलवाई। मुझे माफ़ कर दो और वापस लौट आओ। अब यही विनती है। देखिए, आपकी जब गलती कभी थी ही नहीं तो माफ़ी कैसी। आपने वही किया जो दूसरों ने कहा। मगर आज आप मुझसे रुकने का ना बोलिए। मैंने स्वाभिमान के साथ जीना सीख लिया है। अब मुझे वही ज़िंदगी चाहिए। हाँ पापा, आप चाहें तो आप हमारे साथ चल सकते हैं, मगर माँ को अब मैं यहाँ नहीं रहने दूँगा। यहाँ रहकर वो दोबारा पुरानी बातों को सोचकर परेशान होती रहेंगी। अब मैं उन्हें एक नई पहचान दिलाना चाहता हूँ। चाहे तो आप भी इसमें हमारा साथ दें। अपने बेटे की बात सुन प्रमोद जी बोले, वाह बेटा, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अच्छा ही हुआ तू अपने पिता के जैसा निर्दयी नहीं हुआ। तेरी खुद की समझ है, तूने सही फैसला लिया। मैं भी तेरे साथ चल तुझसे कुछ सीखना चाहता हूँ। बोल प्रमोद जी भी अपना सामान बांध अपनी पत्नी के पीछे पीछे चल दिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।